ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 37, जिसमें पाठक विवाह के मामलों में एक सामान्य अंतर देख सकते हैं। मिस्टर बम्बल कामकाज के घर के बैठक कक्ष में बैठे थे। उनकी आंखें उदासी से ठंडी और चमचमाती ग्रेट आग जलाने की जगह पर टिकी थीं। चूंकि यह गर्मियों का समय था, वहां से कोई तेज रोशनी नहीं आ रही थी, बस धूप की कुछ कमजोर किरणें उसकी ठंडी सतह से परावर्तित हो रही थीं। एक कागज की मक्खी पकड़ने वाली जाल छत से लटक रही थी, जिसे मिस्टर बम्बल कभी कभी उदासी में देखते थे। जब बेफिक्र मक्खियां रंग-बिरंगे जाल के आसपास मंडराती, मिस्टर बम्बल गहरी सांस लेते और उनके चेहरे पर और भी उदासी छा जाती। वह सोच में डूबे हुए थे, शायद वे मक्खियां उन्हें उनके अपने अतीत की कोई पीड़ा याद दिला रही थीं। मिस्टर बम्बल की इस उदासी के अलावा भी और चीजें थीं जो किसी दर्शक के मन में एक सुखद उदासी जगा सकती थीं। उनकी अपनी स्थिति से जुड़ी कुछ और बातें भी थीं जो ये दर्शा रही थीं कि उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वह सजीदजी कोट और तिरछी टोपी कहाँ गई? वह अब भी घुटनों तक की पतलून और गहरे रंग की सूती मोजे पहने थे, लेकिन वह वही पतलून नहीं थी। कोट चौड़ा था और इस मामले में वह पिछले कोट जैसा था, लेकिन ओह कितना अलग। शक्तिशाली तिरछी टोपी की जगह अब एक साधारण गोल टोपी थी। मिस्टर बम्बल अब बीडल नहीं थे। जीवन में कुछ तरक्कियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ उनकी भौतिक पुरस्कृतियों से अलग उन कोट और वास्कट से विशेष महत्व और गरिमा प्राप्त करती हैं जो उनके साथ जुड़ी होती हैं। एक फील्ड मार्शल की अपनी वर्दी होती है, एक बिशप का रेशमी एप्रन होता है, एक वकील का रेशमी गाउन होता है और एक बीडल की तिरछी टोपी होती है। बिशप से उसका एप्रन छीन लो या बीडल से उसकी टोपी और फीता, तो वे क्या रह जाते हैं? सिर्फ इंसान, सिर्फ साधारण इंसान। गरिमा और कभी कभी तो पवित्रता भी कई बार कोट और वास्कट का सवाल होता है, जितना कि कुछ लोग सोचते हैं। मिस्टर बम्बल ने मिसेस कॉर्नी से शादी की थी और अब वह कामकाज के घर के मालिक थे। एक और बीडल ने पदभार संभाल लिया था। उस पर तिरछी टोपी, सुनहरी किनारे वाला कोट और स्टाफ, सभी तीन चीजें आ गई थीं। और कल को 2 महीने हो जाएंगे, मिस्टर बम्बल ने एक आह भरते हुए कहा। लगता है जैसे एक युग बीत गया। मिस्टर बम्बल का मतलब हो सकता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन की खुशियां इन 8 हफ्तों में समेट ली हों, लेकिन उस आह में बहुत गहरा मतलब था। मैंने खुद को बेचा, मिस्टर बम्बल ने उसी विचारधारा का पीछा करते हुए कहा। 6 चम्मच, एक जोड़ी चीनी की चिमटी और एक दूध का बर्तन, कुछ पुराना फर्नीचर और 20 पाउंड नकद में। मैं बहुत सस्ता गया। बहुत सस्ता, बेहद सस्ता। सस्ता, एक तीखी आवाज मिस्टर बम्बल के कानों में गूंजी। तुम तो किसी भी कीमत पर महंगे पड़ते और मैंने तुम्हारे लिए बहुत भारी कीमत चुकाई, ऊपर वाला जानता है। मिस्टर बम्बल मुड़े और अपनी दिलचस्प पत्नी का सामना किया, जिसने उनकी शिकायत के कुछ शब्द आधे अधूरे सुने थे और इस टिप्पणी को मौके पर ही झोंक दिया था। मिसेस बम्बल, मैडम, मिस्टर बम्बल ने भावुक कड़ाई से कहा। क्या है? पत्नी चिल्लाई। मेरी तरफ देखिए, मिस्टर बम्बल ने अपनी आंखें उस पर टिका दीं। अगर वह मेरी इस नजर का सामना कर लेती है, मिस्टर बम्बल ने खुद से कहा, तो वह कुछ भी सहन कर सकती है। यह नजर कभी गरीबों के साथ नाकाम नहीं रही। अगर यह उससे नाकाम होती है, तो मेरी ताकत खत्म हो गई। चाहे बहुत ही हल्की नजर गरीबों को डराने के लिए काफी हो, जो कम खा-पी कर वैसे भी बहुत अच्छे हाल में नहीं होते, या फिर स्वर्गीय मिसेस कॉर्नी विशेष रूप से इस बाज की नजर से बेअसर थीं, यह राय का विषय हो सकता है। तथ्य यह है कि मिसेस बम्बल पर इस भौंहतरेर का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने इसका तिरस्कार किया, और यहाँ तक कि हंसी भी, जो सच्ची लग रही थी।
इस अप्रत्याशित हंसी को सुनकर मिस्टर बम्बल ने पहले अविश्वास से और फिर हैरानी से देखा। फिर वह अपने पुराने हाल में लौट आए और तब तक चुप रहे जब तक कि उनकी पत्नी की आवाज ने फिर से उनका ध्यान न खींचा। क्या तुम यहाँ सारी दिन यूं ही खर्राटे लेते बैठोगे? मिसेस बम्बल ने पूछा। मैं यहाँ बैठूंगा जब तक मुझे ठीक लगे, मैडम, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। और हालांकि मैं खर्राटे नहीं ले रहा था, लेकिन मैं खर्राटे लूंगा, जम्हाई लूंगा, खींकूंगा, हंसूंगा या रोऊंगा, जैसा मेरा मूड होगा। यह मेरा अधिकार है। तुम्हारा अधिकार? मिसेस बम्बल ने अत्यधिक तिरस्कार के साथ कहा। मैंने शब्द कहा, मैडम, मिस्टर बम्बल ने कहा। आदमी का अधिकार आदेश देना होता है। और औरत का क्या अधिकार है? भगवान के नाम पर, स्वर्गीय मिस्टर कॉर्नी की विधवा ने चिल्लाते हुए कहा। आज्ञा मानना, मैडम, मिस्टर बम्बल गरजे। तुम्हारे स्वर्गीय पति ने तुम्हें यह सिखाया होता तो शायद वह आज जिंदा होते। काश वह जिंदा होते, बेचारे। मिसेस बम्बल ने देखा कि निर्णायक क्षण आ गया है और कि एक तरफ से दी गई एक चोट निर्णायक और अंतिम होगी। उन्होंने जैसे ही मृत पति का जिक्र सुना, वह कुर्सी पर गिर गईं और जोर जोर से चीखने लगीं कि मिस्टर बम्बल एक निर्दयी इंसान हैं, और आंसुओं के दौर में चली गईं। लेकिन आंसू वो चीज नहीं थे जो मिस्टर बम्बल की आत्मा तक पहुंच सकते थे। उनका दिल वाटरप्रूफ था। जैसे धोने वाले ऊनी टोपी बारिश में और भी बेहतर हो जाते हैं, वैसे ही आंसुओं की बौछारों से उनकी नसें और मजबूत हो गईं, जो कमजोरी के संकेत थे। और इस प्रकार उनकी शक्ति के मौन स्वीकृति, जिसने उन्हें प्रसन्न किया और उन्हें ऊंचा किया। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर बड़ी संतोषजनक नजरों से देखा और प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वह जितना चाहें रो सकती हैं। यह व्यायाम डॉक्टरों की नजर में स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह फेफड़ों को खोलता है, चेहरे को साफ करता है, आंखों की कसरत करता है और मिजाज को नरम करता है, मिस्टर बम्बल ने कहा। तो रोते रहो। जैसे ही उन्होंने यह मजाकिया बात कही, मिस्टर बम्बल ने एक खूंटी से अपनी टोपी ली और उसे एक तरफ से थोड़ा तिरछा पहन लिया, जैसे कोई आदमी पहनता है जो महसूस करता है कि उसने अपनी श्रेष्ठता सही तरीके से साबित की है। उन्होंने अपने हाथ जेब में डाले और दरवाजे की ओर आराम से और शरारती अंदाज में चलते हुए गए। अब पूर्व मिसेस कॉर्नी ने आंसुओं का सहारा इसलिए लिया था क्योंकि वे शारीरिक हमले से कम तकलीफदेह थे, लेकिन वह शारीरिक हमले का तरीका अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं, जैसा कि मिस्टर बम्बल को जल्द ही पता चल गया। पहला प्रमाण जो उन्हें मिला वह एक खोखली आवाज के रूप में था, जिसके तुरंत बाद उनकी टोपी अचानक कमरे के दूसरी तरफ उड़ गई। इस शुरुआती हमले से उनका सिर नंगा हो गया और कुशल महिला ने एक हाथ से उनकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उनके सिर पर बड़ी फुर्ती और ताकत के साथ एक के बाद एक वार किए। इसके बाद उसने उनके चेहरे को खरोंचा और उनके बाल खींचे, और जब तक उसने अपराध के लिए पर्याप्त सजा नहीं दे दी, तब तक उसने उन्हें एक कुर्सी के ऊपर धकेल दिया, जो संयोगवश वहीं उपयुक्त स्थिति में थी, और चुनौती दी कि अगर हिम्मत हो तो वे फिर से अपने अधिकार की बात करें। उठो, मिसेस बम्बल ने आदेश भरी आवाज में कहा, और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं कुछ खतरनाक कर दूंगी। मिस्टर बम्बल बहुत ही उदास चेहरा लेकर उठे, सोचते हुए कि कुछ खतरनाक क्या हो सकता है। अपनी टोपी उठाते हुए उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। तुम जा रहे हो? मिसेस बम्बल ने पूछा। बिल्कुल मेरी प्यारी, बिल्कुल, मिस्टर बम्बल ने दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहा। मेरा इरादा नहीं था, मैं जा रहा हूं, मेरी प्यारी। तुम इतनी हिंसक हो कि वास्तव में मैं। इसी क्षण मिसेस बम्बल झट से आगे बढ़ी ताकि वह कालीन को ठीक कर सकें, जो लड़ाई के दौरान मुड़ गया था।
मिस्टर बम्बल तुरंत कमरे से बाहर भाग निकले, बिना अपने अधूरे वाक्य के बारे में और सोचे, और पूर्व मिसेस कॉर्नी को पूरे मैदान का अधिकार सौंप दिया। मिस्टर बम्बल पूरी तरह से हैरान और हार गए थे। उन्हें दूसरों पर हावी होने की आदत थी, छोटी क्रूरता से उन्हें काफी आनंद मिलता था, और इसलिए, जैसा कि कहने की जरूरत नहीं है, वह एक कायर थे। यह उनके चरित्र का अपमान नहीं है, क्योंकि कई अधिकारी, जिन्हें बहुत सम्मान और प्रशंसा मिलती है, भी इसी तरह की कमजोरियों के शिकार होते हैं। यह टिप्पणी वास्तव में उनके पक्ष में की गई है, ताकि पाठक उनके कार्यालय के लिए उचित योग्यताओं की समझ प्राप्त कर सके। लेकिन उनकी बेइज्जती की हद अभी पूरी नहीं हुई थी। घर का एक चक्कर लगाने के बाद, और पहली बार यह सोचने के बाद कि गरीबों के लिए बनाए गए कानून वाकई बहुत कठोर हैं, और उन लोगों को जो अपनी पत्नियों को छोड़कर भाग जाते हैं और उन्हें गांव के खर्च पर छोड़ देते हैं, कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मिस्टर बम्बल एक कमरे में पहुंचे जहां कुछ महिला गरीब आमतौर पर गांव के कपड़े धोने में लगी रहती थीं, और वहां बातचीत की आवाजें आ रही थीं। मिस्टर बम्बल ने अपनी सारी स्वाभाविक गरिमा को इकट्ठा करते हुए कहा, कम से कम ये औरतें तो अधिकार का सम्मान करेंगी। अरे अरे, तुम यह शोर क्यों कर रही हो, बदमाशों? यह कहते हुए मिस्टर बम्बल ने दरवाजा खोला और बहुत गुस्से और आक्रोश के साथ अंदर चले गए, जो तुरंत बदलकर सबसे विनम्र और दयनीय रूप में बदल गया, जब उनकी निगाहें अनायास ही उनकी पत्नी पर पड़ी। मेरी प्यारी, मिस्टर बम्बल ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। तुम्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ हूँ, मिसेस बम्बल ने दोहराया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, मेरी प्यारी, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया, घबराकर दो बूढ़ी औरतों की तरफ देखते हुए, जो वॉशटब पर खड़ी हुई थीं और कामकाज के मालिक की विनम्रता की सराहना कर रही थीं। तुम्हें लगा कि ये ज्यादा बात कर रही हैं, मिसेस बम्बल ने कहा। तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्यों मेरी प्यारी, मिस्टर बम्बल ने विनम्रता से कहा। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मिसेस बम्बल ने फिर से पूछा। यह सच है, तुम यहाँ की मैट्रन हो, मेरी प्यारी, मिस्टर बम्बल ने कहा, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम उस वक्त यहाँ नहीं हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मिस्टर बम्बल, उनकी पत्नी ने जवाब दिया। हमें तुम्हारी दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उन चीजों में अपनी नाक घुसाने का बहुत शौक है, जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और जैसे ही तुम पीठ फेरते हो, घर का हर व्यक्ति तुम्हारा मजाक उड़ाने लगता है, और हर दिन तुम्हें बेवकूफ बना देता है। अब जाओ, चलो। मिस्टर बम्बल ने अपने दिल में गहरे दुख के साथ देखा कि दोनों बूढ़ी गरीब औरतें खुशी से हंस रही थीं, और वह एक पल के लिए झिझके। मिसेस बम्बल, जिनका धैर्य अब समाप्त हो चुका था, ने साबुन के झाग से भरा एक कटोरा उठाया और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उन्हें तुरंत चले जाने का आदेश दिया, नहीं तो उनके शरीर पर इसका सारा झाग फेंक दिया जाएगा। मिस्टर बम्बल क्या कर सकते थे? उन्होंने उदास निगाहों से चारों ओर देखा और चुपचाप खिसक गए। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे, गरीबों की दबी हंसी अचानक तेज और बेकाबू खुशी में बदल गई। बस यही बाकी था। उनकी नजर में वह पूरी तरह गिर चुके थे। वह उन गरीबों के सामने अपनी इज्जत और ओहदा खो चुके थे। वह अपने सारे गौरव और ऊंचे पद से गिरकर सबसे बुरी स्थिति में आ गए थे, जहां उन्हें पूरी तरह दबा दिया गया था। सिर्फ 2 महीनों में, मिस्टर बम्बल ने निराशाजनक विचारों से भरे हुए कहा। सिर्फ 2 महीने पहले मैं न केवल अपना मालिक था, बल्कि जहां तक गांव के कामकाज का सवाल है, हर किसी का मालिक था, और अब यह सब बर्दाश्त से बाहर था। अपने ख्यालों में डूबे हुए, मिस्टर बम्बल ने उस लड़के के कान खींच दिए जिसने उनके लिए गेट खोला था,
और बेतहाशा चलते हुए सड़क पर आ गए। वह एक गली से दूसरी गली तक चलते रहे, जब तक कि इस शारीरिक गतिविधि से उनके दुख का पहला उबाल ठंडा नहीं हुआ। फिर अचानक महसूस हुई प्यास ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने कई शराबखानों के पास से गुजरा, लेकिन अंततः एक सुनसान गली में एक पब के सामने रुके, जिसकी बैठक में उन्होंने शीशे से झांककर देखा, बस एक ही ग्राहक था। उसी समय जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसने उनका फैसला पक्का कर दिया। मिस्टर बम्बल अंदर चले गए और कुछ पीने का ऑर्डर देते हुए उस कमरे में दाखिल हुए, जिसे उन्होंने सड़क से देखा था। वहां बैठा व्यक्ति लंबा और काले रंग का था और उसने एक बड़ा सा चोगा पहना हुआ था। उसकी शक्ल से वह अजनबी लग रहा था। उसकी थकी हुई नजरों और धूल भरे कपड़ों से लग रहा था कि उसने लंबी यात्रा की है। जब मिस्टर बम्बल अंदर आए तो उसने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन उनकी सलामी का जवाब देने के लिए बस सिर हिलाना भी जरूरी नहीं समझा। मिस्टर बम्बल के पास पर्याप्त गरिमा थी, मानो उस अजनबी के लिए भी। उन्होंने अपनी जिन और पानी का घूंट लिया और अखबार पढ़ने का दिखावा करते हुए अपना रौब कायम रखा। हालांकि ऐसा अक्सर होता है जब लोग ऐसे हालात में मिलते हैं। मिस्टर बम्बल को बीच बीच में अजनबी की ओर चोरी से देखने की इच्छा होती, जिसे वह रोक नहीं पाए, और जब भी वह ऐसा करते वह थोड़ा घबरा जाते, क्योंकि वह पाते कि उसी वक्त अजनबी भी उन्हें देख रहा होता। मिस्टर बम्बल की घबराहट उस अजनबी की नजरों के असामान्य भाव से और बढ़ जाती, जो तेज और चमकदार थी, लेकिन अविश्वास और संदेह से भरी हुई थी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और जिससे वह घबरा जाते थे। कई बार उनकी नजरें आपस में टकराईं, तब अजनबी ने अपनी भारी गहरी आवाज में खामोशी तोड़ी। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे जब तुमने खिड़की से झांका? उसने कहा। ऐसा मुझे नहीं लगता, जब तक तुम मिस्टर। यहाँ मिस्टर बम्बल रुक गए, क्योंकि वह अजनबी का नाम जानने के लिए उत्सुक थे और अधीरता में सोचा कि शायद वह खुद ही बता दे। मुझे दिख रहा है कि तुम नहीं थे, अजनबी ने कहा। उसके होठों पर एक शांत व्यंग्य की मुस्कान खेल रही थी, वरना तुम मेरा नाम जानते। तुम नहीं जानते। मैं सलाह दूंगा कि तुम इसका पता न लगाओ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, नौजवान, मिस्टर बम्बल ने गरिमा से कहा। और कोई नुकसान भी नहीं हुआ, अजनबी ने कहा। इस छोटे संवाद के बाद फिर से खामोशी छा गई, जिसे फिर से अजनबी ने तोड़ा। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले देखा है, उसने कहा। तब तुमने अलग कपड़े पहने हुए थे और मैं बस तुम्हें सड़क पर गुजरते वक्त देखा था, लेकिन मैं फिर से तुम्हें पहचान सकता हूँ। तुम यहाँ के बिडल थे, है ना? हाँ, मिस्टर बम्बल ने कुछ आश्चर्य से कहा। गांव के बिडल? बिल्कुल सही, दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने तुम्हें उसी रूप में देखा था। अब तुम क्या हो? वर्कहाउस का मालिक, मिस्टर बम्बल ने धीरे धीरे और प्रभावशाली तरीके से कहा, ताकि अजनबी किसी भी प्रकार की अत्यधिक परिचितता से बचें। वर्कहाउस का मालिक, नौजवान। मुझे संदेह नहीं कि तुम्हारी नजर अभी भी अपने फायदे पर उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, अजनबी ने मिस्टर बम्बल की आंखों में तेजी से देखते हुए कहा, जब उन्होंने इस सवाल पर हैरानी से नजरें उठाईं। बिना किसी झिझक के जवाब दो, आदमी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, देखो। मुझे लगता है, एक शादीशुदा आदमी, मिस्टर बम्बल ने अपने हाथ से अपनी आंखों को ढकते हुए और अजनबी को ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखते हुए कहा, साफ सुथरे तरीके से कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के खिलाफ नहीं होता। गांव के अधिकारी इतने अच्छे से भुगतान नहीं पाते कि वे किसी छोटी सी अतिरिक्त फीस को इनकार कर दें, जब वह उन्हें शिष्ट और उचित तरीके से दी जाती हो। अजनबी मुस्कुराया और फिर से सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, उसने सही आदमी पहचाना था। फिर उसने घंटी बजाई। इस गिलास को फिर से भर दो, उसने मिस्टर बम्बल के खाली गिलास को मालिक को देते हुए कहा।
इसे मजबूत और गर्म बनाओ। तुम्हें यह पसंद है ना? इतना ज्यादा नहीं, मिस्टर बम्बल ने हल्की खांसी के साथ जवाब दिया। तुम समझ गए हो न इसका क्या मतलब है? मालिक अजनबी ने सूखे लहजे में कहा। मालिक मुस्कुराया, गायब हो गया और थोड़ी देर बाद भाप से भरा हुआ पेय लेकर लौटा, जिसका पहला घूंट लेते ही मिस्टर बम्बल की आंखों में पानी आ गया। अब मेरी बात सुनो, अजनबी ने दरवाजा और खिड़की बंद करने के बाद कहा। मैं आज यहाँ तुम्हें ढूंढने आया हूँ, और शैतान की वो चालें जो कभी कभी अपने दोस्तों के रास्ते में आती हैं, तुम उसी वक्त यहाँ चले आए जब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। मैं इसे मुफ्त में नहीं मांग रहा हूँ, चाहे यह कितनी भी मामूली क्यों न हो। ये लो इसकी शुरुआत के लिए। बोलते हुए उसने सावधानी से 2 सोने के सिक्के मेज के उस पार मिस्टर बम्बल की ओर सरका दिए, जैसे कि सिक्कों की खनक बाहर सुनाई न दे। मिस्टर बम्बल ने सावधानी पूर्वक सिक्कों की जांच की कि वे असली हैं या नहीं, और फिर उन्हें संतुष्टि के साथ अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। अब अपनी यादों में लौटो, देखो 12 साल पहले की सर्दी। ये तो बहुत पुरानी बात है, मिस्टर बम्बल ने कहा। ठीक है, मैंने इसे याद कर लिया। दृश्य वर्कहाउस। ठीक। और समय रात। हाँ। और जगह वो पुराना खंडहर जहां गरीब महिलाएं वो जीवन और स्वास्थ्य पैदा करती थीं जो अक्सर उन्हें खुद नहीं मिलता था, उन बच्चों को जन्म देती थीं जिन्हें गांव पालता था, और अपनी शर्म को छिपाती थीं, उन्हें कब्र में सड़ने के लिए छोड़ देती थीं। शायद तुम प्रसूति कक्ष की बात कर रहे हो, मिस्टर बम्बल ने अजनबी की उत्तेजना से भरी बात को पूरी तरह समझे बिना कहा। हाँ, अजनबी ने कहा। वहां एक लड़का पैदा हुआ था। बहुत सारे लड़के, मिस्टर बम्बल ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा। उन छोटे शैतानों पर धिक्कार हो, अजनबी ने कहा। मैं एक की बात कर रहा हूँ, एक मासूम दिखने वाला, पीले चेहरे वाला लड़का, जिसे यहाँ एक ताबूत बनाने वाले के पास प्रशिक्षु के रूप में भेजा गया था। काश उसने अपना ताबूत बनाया होता और उसमें अपनी लाश बंद कर दी होती, और जिसने बाद में, ऐसा माना जाता है, लंदन भागने की कोशिश की। अरे तुम ओलिवर की बात कर रहे हो? यंग ट्विस्ट, मिस्टर बम्बल ने कहा। मुझे उसकी याद है, बिल्कुल। वो सबसे जिद्दी लड़का था। मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहता, मैंने उसके बारे में काफी सुन लिया है, अजनबी ने मिस्टर बम्बल को रोकते हुए कहा, जो गरीब ओलिवर की बुराइयों पर बोलना शुरू करने वाले थे। मुझे उस औरत के बारे में बताओ, वो बुढ़िया जिसने उसकी माँ की देखभाल की थी। वह कहाँ है? वह कहाँ है? मिस्टर बम्बल ने हंसी मजाक के मूड में आकर कहा, क्योंकि जिन और पानी ने उन पर असर किया था। यह बताना मुश्किल होगा। वह जहां भी गई हो, वहां दाई का काम तो नहीं कर रही होगी, तो मुझे लगता है कि वह बेरोजगार ही है। तुम्हारा क्या मतलब है? अजनबी ने सख्त लहजे में पूछा। वह पिछले सर्दी में मर गई, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। जब मिस्टर बम्बल ने यह जानकारी दी, तो आदमी ने उन्हें घूर कर देखा। उसने अपनी नजरें कुछ देर तक नहीं हटाईं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें खाली और उदासीन हो गईं, और वह गहरी सोच में खो गया। कुछ देर तक वह अनिश्चित लगा कि उसे इस खबर से राहत मिलनी चाहिए या निराशा, लेकिन आखिरकार उसने चैन की सांस ली और नजरें हटाते हुए कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ, जैसे जाने वाला हो। लेकिन मिस्टर बम्बल चालाक थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनके पास अपनी पत्नी के पास मौजूद किसी राज को लाभकारी तरीके से बेचने का मौका है। उन्हें पुराने सैली की मौत की रात अच्छी तरह याद थी, जिसे उन्होंने अपने दिमाग में ताजा किया, और यह भी याद किया कि उस दिन उन्होंने मिसेस कॉर्नी को शादी के लिए प्रस्ताव दिया था। हालांकि उस महिला ने कभी उन्हें वह खुलासा नहीं बताया था, जिसके बारे में वह अकेली गवाह थी,
उन्होंने इतना सुना था कि वह किसी घटना से जुड़ा था जब वह बूढ़ी औरत ओलिवर ट्विस्ट की मां की देखभाल कर रही थी। इस बात को जल्दी से याद करते हुए उन्होंने अजनबी को रहस्यमय अंदाज में बताया कि एक औरत बूढ़ी औरत के मरने से ठीक पहले उससे मिली थी और उनके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस मामले पर कुछ रोशनी डाल सकती है। मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूं? अजनबी ने अनजाने में पूछ लिया और यह साफ कर दिया कि जो भी उसके डर थे वे फिर से जाग उठे थे। सिर्फ मेरे जरिए, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। कब? अजनबी ने हड़बड़ाते हुए कहा। कल, बम्बल ने कहा। रात 9 बजे, अजनबी ने एक कागज का टुकड़ा निकालते हुए कहा और उस पर पानी के किनारे का एक पता लिख दिया जिसकी लिखावट से उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। रात 9 बजे उसे वहां मेरे पास ले आना। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह गुप्त रखना है। यह तुम्हारे फायदे की बात है। यह कहते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ा, रुककर पी गई शराब का भुगतान किया और बिना किसी और औपचारिकता के अगले दिन की मुलाकात का समय दोहराते हुए निकल गया। पते पर नजर डालते हुए मिस्टर बम्बल ने देखा कि उस पर कोई नाम नहीं था। अजनबी अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए उन्होंने उसका नाम पूछने के लिए उसका पीछा किया। क्या चाहिए? आदमी ने जल्दी से घूमते हुए कहा जब बम्बल ने उसे बाह पर छुआ। मेरे पीछे क्यों आए? सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं, बम्बल ने कागज के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे किस नाम से पूछना है? मॉन्क्सर, आदमी ने जवाब दिया और तेजी से आगे बढ़ गया।